एवं अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद की प्रासंगिकता इस विषय पर। जैसा कि शीर्षक से ही विदित हो रहा है कि अनुवाद आज प्रसंग में क्यों है, चर्चा का विषय क्यों है। अनुवाद का स्वागत, अभिनंदन आज अगर हो रहा है तो इतिहास जो अनुवाद के पक्ष में नहीं था, जो अनुवादक को प्रवंचक मानता था, जो अनुवाद को पाप मानता था, वही अनुवाद विषय आज अत्यधिक प्रासंगिक हो गया है, उपयोगी हो गया है और यदि कहें कि सार्थक हो गया है तो संभवतः ज़्यादा उचित होगा। हम जानते हैं कि किसी भी विषय की सार्थकता को, उसकी प्रासंगिकता को हम युग सापेक्षता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद के माध्यम से बहुत सारे विकास के, गति और प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। संवेदना के धरातल पर, संवाद के धरातल पर, रिश्ते और नातों के धरातल पर अनुवाद एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुवाद संस्कृति का उद्घाटन करता है। अनुवाद ज्ञान विज्ञान को प्रचारित प्रसारित करता है। आदान प्रदान में और विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञानार्जन का भी एक सशक्त साधन, एक उपाय अनुवाद बन गया है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये महसूस करते हैं, ये अनुभव करते हैं कि वो बहुत सारी, यानी दुनिया की सभी भाषाएं नहीं सीख सकता। 2, 4, 6 बहुत अधिक हुआ 10 भाषाएं अगर किसी ने सीख भी ली तो ये पूरा विश्व तो हजारों, सैकड़ों, हजारों भाषाओं का विश्व है। अब अगर हम भाषा नहीं सीख सकते, समस्त भाषाओं का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, तो हम अनुवाद के माध्यम से उन भाषाओं में उपलब्ध जो अद्यतन अधुनातन जानकारियां हैं, उपलब्धियां हैं, शोध निष्कर्ष हैं, उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, उनसे उपकृत हो सकते हैं। इसलिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण, उपयोगी, सार्थक विधा के रूप में आज पूरे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है, स्वीकृत हो रहा है। आधुनिक युग, जिसको हम उदारीकरण का युग मानते हैं, बाजारीकरण का युग मानते हैं, सूचना और संचार क्रांति का युग मानते हैं, यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी मानते हैं। इस समस्त परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अनुवाद और अधिक, पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गया है और उस पर अब उस तरह से प्रश्न चिन्ह या संशय नहीं लगते, प्रकट किए जाते जिस तरह पहले कभी किए जाते थे। अब तो प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि उसके ज्ञान विज्ञान से पूरी दुनिया, पूरा विश्व लाभान्वित हो, उपकृत हो, अवगत भी हो। वो जाने कि उनके पास मनीषा, प्रतिभा, कौशल, इसके कितने रूप हैं और वो पूरी दुनिया को अपनी इस प्रतिभा और कौशल से क्या दे रहे हैं। तो ज्ञान विज्ञान या तकनीक, तकनीक या प्रौद्योगिकी, उद्योगों की बात करें, आयात निर्यात की बात करें, टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से विकास और उन्नति की बात करें, और अगर हम प्रौद्योगिकी की यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो भी हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भाषा से जोड़कर, साहित्य से जोड़कर, संवेदना से जोड़कर, विचार से जोड़कर, इन सारी टेक्निकल जो तकनीकी जो अद्यतन अधुनातन उपलब्धियां हैं, उपकरण हैं, उन सब का रचनात्मक उपयोग
अब किया जा रहा है। पूरा विश्व एक लघु इकाई बन गया है। भूमंडलीकरण की अवधारणा और विश्वग्राम की संकल्पना, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि संचार और अनुवाद ये दोनों इस अवधारणा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूचना और संचार क्रांति ने पूरे विश्व को कुछ ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी में बंद कर दिया है। बहुत सारे उपकरणों ने, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ब्लॉग राइटिंग है, ट्विटर है, सिनेमा है, या इलेक्ट्रॉनिकल जो उपकरण हैं, विद्युतीय उपकरण हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, इन सब ने भी, विज्ञापनों की दुनिया है, इन सब ने इस पूरे संसार को एक लघु इकाई बना दिया है। यानी सहज रूप से आवागमन कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें संचार और अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। आज जिस तरह से ज्ञान विज्ञान का क्षितिज बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है, वैसे ही देश विदेश के अनेक भाषा भाषी समुदाय, उनका मिलन, उनका परस्पर आदान प्रदान करने का तरीका, ये सब भी संभव हो रहा है। यानी किसी भी दुनिया के देश में कुछ भी हासिल हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहा है, कोई प्रयोग हो रहा है, कोई नई उपलब्धि दिखाई दे रही है, कुछ नए निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, तो संचार क्रांति और अनुवाद उसे वैश्विक धरातल पर, विश्व मंच पर प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान विज्ञान के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार से मानव चेतना, उसे नए आयामों को छूने का अवसर मिलता है। तो मानवीय चेतना जो है, उसके क्षितिज खुलते हैं, उसके चक्षु खुलते हैं, उसके सामने बहुत सारे नए आयाम उद्घाटित हो जाते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिलता है। पारस्परिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अनुवाद एक उपयोगी मार्ग, एक साधन, एक टूल बन जाता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमारी जो विश्व कुटुंबकम की मूलभूत भारतीय संस्कृति की धारणा और भावना है, वह भी इसी अनुशासन के माध्यम से सार्थक होने लगती है। अनुवाद की इसी निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता, प्रासंगिकता, सार्थकता के कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का भी गठन किया है। उच्च शिक्षा का भारतीय भाषाओं में भाषांतरण हो। आज भी हम लगभग 8 दशक की आज़ादी पूरी करने जा रहे हैं, यानी स्वतंत्रता के 8 दशक हमारे लगभग पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने देशवासियों को, अलग अलग राज्यों में रहने वाले नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, अलग अलग भाषा भाषी प्रयोक्ताओं को, हम उनकी भाषा में, यानी अपनी भाषा में, निज भाषा जिसकी चर्चा भारतेंदु ने बहुत पहले आधुनिक काल के प्रारंभ में ही कर दी थी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। तो ये जो निज भाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन का संकल्प है, स्वप्न है, उसकी पूर्ति में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं में भाषांतरण और कालजयी भारतीय साहित्य का लेन देन, आवागमन, विचार विनिमय, यानी आदान प्रदान, ये सब यदि संभव है तो अनुवाद के माध्यम से। ये देश वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक साहित्य से संपन्न देश है। तमाम तरह के मूल्य आधारित चिंतन की एक सुदीर्घ परंपरा इस देश के मनीषियों ने हमें प्रदान की है। उस सब का यदि हम वैश्विक स्तर पर लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके उपकार से हम पूरी दुनिया को उपकृत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अनुवाद एक सशक्त उपकरण बन जाता है। देश की एकता और वैश्विक शांति, इसमें भी समन्वय, समेकितता और समभावों की रक्षा,
इसको सशक्त बनाने का संकल्प, यह भी अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। परस्पर राग द्वेष को दूर करना, एक आत्मीय समझदारी को विकसित करना, ये सब भी अनुवाद के माध्यम से ही विश्व के लिए संभव है, उपलब्ध है। शिक्षा का समन्वयीकरण भी हो सके, अनुवाद द्वारा एक भाव उत्कृष्ट समाज में व्यक्त हो सके, व्याप्त हो सके, यानी एकत्व की भावना, अभिन्नता की भावना, संवेदना के धरातल पर और विचार के धरातल पर हम इस बात को स्थापित और प्रचारित करना चाहते हैं। प्राचीन काल में अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तक ही सीमित था। केवल साहित्यिक विधाओं का, रचनाओं का, साहित्यकारों के प्रदेय का अनुवाद होता था, चाहे वो काव्यानुवाद हो, नाट्यानुवाद हो या काव्य से इतर गद्य विधाओं के अनुवाद हों, संस्मरण का, रेखाचित्र का, जीवनी का, डायरी का, यात्रा वृत्तांत आदि का, आत्मकथाओं का, आलोचनात्मक रचनाओं का, इन सब के अनुवाद की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते गए, प्रबुद्ध होते गए, विश्व ज्ञान का बोध होने लगा, तब हमें लगा कि केवल सृजनात्मक साहित्य तक ही अनुवाद को सीमित नहीं रखा जा सकता। अब हम शिक्षा से, वैज्ञानिकता से, तकनीक और प्रौद्योगिकी से, ज्ञान से, उद्योग से, आयात निर्यात से, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुवाद की आज आवश्यकता है, प्रासंगिकता है। आज अनुवाद हमारे जीवन व्यवहार का, जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। हम जानते हैं कि बिना अनुवाद के अब हम किसी भी अनुशासन में, चाहे ज्ञानार्जन कर रहे हो, शिक्षा अर्जित कर रहे हो, या किसी भी अनुशासन से जुड़कर, संबद्ध होकर रोजी रोटी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी या बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे हो, हमारा कार्य जो है वह अनुवाद के बिना संपन्न नहीं हो पाता। वास्तविकता यही है कि अनुवाद भाषाओं का ना होकर संस्कृतियों का होता है। एक भ्रम समाज में इस बात का हमें दिखाई देता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अनुवाद भाषाओं का होता है, अनुवाद विषय वस्तु का होता है, अनुशासन विशेष का होता है। यह किसी सीमा तक ठीक है, किंतु अनुवाद वस्तुतः शब्दों में निहित अंतर्भूत संस्कृतियों का भी होता है। इसलिए ये सांस्कृतिक अंतरण की एक प्रक्रिया है। जैसे दो भाषाओं की आवश्यकता अनुवाद में पड़ती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। भाषाओं की अपनी संस्कृति और यहाँ तक कि उन भाषाओं की शब्द संपदा की भी अपनी एक संस्कृति होती है। इसलिए जब हम शब्द का समतुल्य, सममूल्य शब्द कोई दूसरा उपस्थित करते हैं, सर्च खोज करते हैं, तो फिर हम निश्चित रूप से एक संस्कृति का भी आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनुवाद दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कारिक आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान, इसका एक सशक्त और कल्याणकारी सेतु बनता है। ऐसे में अनुवाद को एक सांस्कृतिक सेतु का स्वरूप हम देते हैं, समझते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन केवल ट्रांसलेशन नहीं रह जाता, अपितु वो ट्रांस रिलेशन भी बन जाता है। ये संबंधों का अंतरण भी है। भारत में अनुवाद की बहुआयामी परंपरा, बहुत प्राचीन परंपरा हमें मिलती है। संस्कृत के वैदिक, औपनिषदिक और पौराणिक साहित्य से होती हुई यह अनुवाद परंपरा मध्यकाल तक चली आती है। मध्यकाल में संतों ने संस्कृत और पाली के साहित्य का दर्शन, धर्म, नीति, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, न जाने कितने अनुशासनों के ग्रंथों का अनुवाद किया। और मध्यकाल के कवियों ने, जो दरबार आश्रित थे या दरबार से बाहर थे, उन्होंने स्वांतः सुखाए अथवा राजाज्ञा के कारण बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद किए। अनुवाद करके जन जागरण किया,
अनुवाद के माध्यम से अपने युग के पाठकों को, नागरिकों को, सामाजिकों को प्रबुद्ध किया, उन्हें अद्यतन अधुनातन बनने में सहायता मदद की। वहीं 19वीं शताब्दी में भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद के साथ साथ पश्चिम साहित्य और विशेषकर अंग्रेजी के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद भी होते चले गए। भारतीय साहित्यकारों ने अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, न जाने ऐसी कितनी भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, हिंदी में अनूदित करने में अपनी भूमिका निभाई है। इस तरह अगर समग्रता के साथ देखें तो कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांस्कृतिक नवजागरण, ये सब में अनुवादकों और अनुवाद ने निश्चित ही युगांतरकारी कार्य किया, अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई है। आज अनुवाद मनुष्य के जीवन यापन के संदर्भ में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जीवन यापन के संदर्भ में इसलिए क्योंकि वह एक रोजगार मूलक पाठ्यक्रम के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, उपाधि पाठ्यक्रम हो, शोध की उपाधियों के लिए किए गए अनुवाद हो, इन सब को देख सकते हैं। वरिष्ठ या कनिष्ठ अनुवादक, तत्काल भाषांतरण कर्ता, हिंदी अधिकारी, प्राध्यापक, राजभाषा निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, राजभाषा अधिकारी, समाचार वाचक, संवाददाता, संपादक, विज्ञापन लेखक, कंप्यूटर अनुवादक, बैंक अधिकारी और ऐसे बीमा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र और विषय विशेषज्ञ और पदनाम हमारे सामने हैं जिन्होंने अनुवादकों की एक कमी को इन क्षेत्रों में पूरा किया। अनुवादकों की नियुक्तियां वस्तुतः इन सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में बरसों से होती चली आ रही हैं और अभी भी उनकी मांग बनी हुई है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, बैंकों में, अस्पतालों में, रेलवे में, एयरलाइंस में, पर्यटन में, संसद में, विधानसभाओं में, राजदूतावासों में, अकादमियों में, प्रकाशन संस्थानों में, सरकारी प्रेस में, रेडियो में, टेलीविज़न में और इसी तरह विज्ञापन की एजेंसियों में, शिक्षण प्रशिक्षण के संस्थानों में, विज्ञापन तकनीक और प्रौद्योगिकी से संबद्ध कार्यालयों में, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भाषा संबंधी निदेशालय, वो संस्थाएं, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, जनसंपर्क आदि कार्यालयों में, होटलों में और प्रदर्शनियों में, एग्जीबिशंस में, पुस्तकालयों में, खेलों में, बाजार भावों में, वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कोश विज्ञान के क्षेत्र में, पारिभाषिक शब्दावली आदि के क्षेत्र में न जाने कितनी संस्थाएं, सरकारी, गैर सरकारी, स्ववित्त पोषित या सरकार के द्वारा प्रदान या प्राप्त वित्त पोषित, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर इन सब क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को तैयार किया जा रहा है, निपुण बनाया जा रहा है और उन्हें अनुवाद का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अनुवाद की जो उपयोगिता है, उसकी जो प्रासंगिकता है, वह निश्चित ही असंदिग्ध है। आने वाले समय में अनुवाद की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। मानव जाति के उद्धार और कल्याण में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका अत्यधिक रचनात्मक होती चली जा रही है। अनुवाद का चौतरफा विकास, राष्ट्र की एकता का बल देना, यह तो है ही, सहृदयता के धरातल पर सभी को परस्पर जोड़ने का काम भी अनुवाद और अनुवादक ही करता है। इसीलिए समेकित संस्कृति के एक सशक्त उपकरण के रूप में अनुवाद को देखा जाता है। एक कंपोजिट कल्चर का जो स्वप्न है उसे साकार करने में अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुवाद के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रचुर मात्रा में बल मिलता है। आत्म विकास के स्थान पर सर्व संभाव विकास की स्थापना, यही अनुवाद का मूल मंत्र बन जाता है। अनुवाद की महत्ता, उसकी उपयोगिता इस बात से भी प्रकट होती है, सिद्ध होती है
कि भारत सरकार ने अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस राष्ट्रीय मिशन, अनुवाद मिशन की स्थापना की थी, उसे जो उद्देश्य दिया गया वह था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी में, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का लेखन हो, उनका अनुवाद हो और उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय उनमें पहुंचाया जाए। भारत सरकार की इस पहल ने, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित विषयों की पुस्तकों का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में, जो कि 22 भाषाएं हैं, उन सब में अनुवाद करना संभव हो सके। यानी सरकार का यह संकल्प है कि हम विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या तमाम दूसरे संस्थानों में, तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा हो या पारंपरिक शिक्षा हो, दूरस्थ शिक्षा हो या मशीन से होने वाली शिक्षा हो, सभी के क्षेत्र में अनुवाद और अनुवादक की भूमिका असंदिग्ध हो, महत्वपूर्ण हो, इस पर बल देने की बात की गई है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की संकल्पना का विचार भारत के प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य से उदित हुआ, जिसके अंतर्गत उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि ज्ञान के विविध क्षेत्रों में जानकारी के लिए उसका अनुदित पाठ लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। यानी अगर कोई ज्ञान की अद्यतन, अधुनातन उपलब्धि, मान लीजिए कि रूसी भाषा में हुई, जर्मन में हुई या जापानी में हुई या टर्की में हुई, तमाम तरह की भाषाएं हैं, तो हम उस ज्ञान को अद्यतन, अधुनातन उसी रूप में यथावत अपने देशवासियों तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें अनुवाद की शरण में जाना ही होता है। इसलिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की फरवरी 2006 में दिल्ली में एक सभा के माध्यम से शुरुआत हुई, स्थापना हुई, प्रारंभ हुआ। तब प्रोफेसर उदय नारायण सिंह, तत्कालीन निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान द्वारा कार्यक्षेत्र के मुख्य मसौदे की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस संस्था के उद्देश्य हैं अनुवाद शिक्षण, यानी अनुवाद में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि, स्नातक स्तरीय, स्नातकोत्तर स्तरीय, शोध स्तरीय उपाधियां अनुवाद के क्षेत्र में अच्छे अनुवाद कार्य को, अच्छे अनुवादकों को प्रदान की जाए। इसलिए अनुवाद का शिक्षण दिया जाए, उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाए, अनुवाद और अनुवादकों की उपलब्धता के विषय में जानकारी दी जाए, बताया जाए कि अनुवाद की तकनीक क्या है, अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया क्या है, अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जहाँ चूक हो जाती है, जहाँ असावधानी हो जाती है, तो किस प्रकार की अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ अनुवाद में पैदा होती हैं, इनसे अवगत कराने का दायित्व भी हिंदी और अनुवाद के अधिकार से काम करने वाले अधिकारियों का हो जाता है। अनुवाद एवं अनुवादकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर उसका प्रचार प्रसार करना, अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करना, जनता तक उसे ले जाना, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के इस महत्वपूर्ण प्रमाणों से निश्चित रूप से ये जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो कि प्रामाणिक प्रयत्न है, उससे निश्चित रूप से ये जो कमज़ोर वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, वो सशक्त होगा, उसे जो एक आत्मविश्वास है उसकी प्राप्ति होगी। विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले उपकृत होंगे, रिमोट में या बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर सुख साधन पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ पर आवागमन उतना सहज और सरल नहीं है, उन सब में अनुवाद की स्थिति निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जिनकी पहुंच मूल पाठ तक कम होती है, ऐसे पाठक, यानी जो स्रोत भाषा है उसके वो ज्ञाता नहीं है, इसलिए वो मूल पाठ को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वे अधिकांशतः अंग्रेजी में पढ़े लिखे होते हैं। इस संस्था के द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन केवल अनुवाद का ही प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, अपितु वह राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है, वह समेकित संस्कृति की अवधारणा को सशक्त बना रहा है, वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को, विद्यार्थियों को
तमाम तरह के देश विदेश के ज्ञान से लाभान्वित होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अनुवाद को अत्यधिक महत्व दिया गया। उसे सर्विस प्रोवाइडर अनुशासन बनाने की बात भी की गई है। अनुवाद वास्तव में आज के भारत की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सिनेमा हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, खेलों की दुनिया हो, ये इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि जो डबिंग, टाइटलिंग, अनुदित रूप आदि के कारण पूरे देश को जोड़ने का काम है, वो अनुवाद ही करता है। इसलिए मित्रों, जहाँ तक अनुवाद की प्रासंगिकता की बात है वह असंदिग्ध है। उपादेयता की बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रासंगिकता, यह उपादेयता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब अनुवाद के अर्थ और मर्म को पाठक वर्ग या देश के नागरिक भली भांति जानने समझने लग गए हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।